हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम एक नए लेक्चर के साथ में फिर से हाजिर हैं। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है डायमेंशन के बेस पे है, यानी कि बीमा के बेस पे है, जो कि 12th के पर्पस मतलब 11th के एंड 12th के पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको डायमेंशन नहीं आता है मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है फिजिक्स में, है ना। सबसे बेसिक चीज ये होती है, आपको डायमेंशन तो आना ही चाहिए, बहुत जगह काम आएगा 11th एंड 12th के अंदर। क्या होता है बच्चों डायमेंशन, उसके बारे में आज सीखेंगे हम। और आपको मतलब कह रहा हूं कि 100% आपको ये समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको, है ना। मतलब बहुत सिंपल है ये टॉपिक डायमेंशन। तो मैं मंगलसूत्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है डायमेंशन, यानी कि बीमा। बीमा क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, डायमेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। डायमेंशंस, बीमा। देखिए बीमा क्या होती है कि जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं वो किसी मूल भौतिक राशि पे किस तरीके से किस प्रकार से निर्भर करती हैं, ये हमारे को जानकारी देती है बीमाएं। ठीक है, जैसे मूल भौतिक राशियां होती हैं उनके लिए अपन बीमा जो काम में लेते हैं, मूल भौतिक राशियों के लिए बच्चा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास में आ गई लंबाई, कि लंबाई के लिए क्या बीमा काम में लोगे। तो लंबाई के लिए आपको सिंपल सा एल लिखना है, कैपिटल एल लिखोगे। जहां कहीं पे भी आपको बेटा द्रव्यमान दिया हुआ है, जहां कहीं पे भी लाला या लालिया आपको द्रव्यमान दिया हुआ है वहां पे आपको लिखना है कैपिटल एम। आपको दिया हुआ है समय, तो वहां जहां कहीं पे भी समय दिया हुआ है वहां पे लिखना है आपको टी। आपको यदि दिया हुआ है कहीं पे भी विद्युत धारा दी हुई है तो वहां पे आपको लिखना है कैपिटल ए, कैपिटल ए। आपको दिया हुआ है तापमान दिया हुआ है तो आपको वहां पे लिखना है के। और आपको दिया हुआ है पदार्थ की मात्रा दी हुई है बेटा, तो वहां पे आप जो लिखोगे वो लिखोगे मोल। आपको पदार्थ की मात्रा के लिए काम में लेना है बीमा, वो लिखोगे आप मोल लिखोगे। और आपको दिया हुआ है प्रदीपन तीव्रता आपको दी हुई है बेटा, तो वहां पे आपको लिखना है कैंडेला। प्रदीपन तीव्रता दी हुई है तो वहां पे आप क्या लिखोगे बेटा, कैंडेला लिखोगे। क्लियर है। अब ये जो बीमाएं होती है ये है मूल भौतिक राशियों की। ये जो मैंने बीमा लिखी है मूल भौतिक राशियों के लिए लिखी है कि मूल भौतिक राशियां हो तो उनके लिए ये अपन सिंबल काम में लेने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी राशियां होती है जिन्हें अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। जहां कहीं पे भी व्युत्पन्न भौतिक राशि आएगी तो व्युत्पन्न भौतिक राशि की जब भी अपन बीमा लिखेंगे तो बीमा हमारे को ये इंफॉर्मेशन देगी कि वह व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशियों पर किस प्रकार से निर्भर करती है। जैसे इस बात को अपन समझते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपके पास में एक फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जैसे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है चाल का। ठीक है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय बेटा। चाल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। अब मैं कह रहा हूं कि देखो मैं इसकी बीमा लिखता हूं ना, बीमा लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा चाल की जो बीमा। यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए अपन क्या काम में लेंगे, एल काम में लेने वाले, एल लिखूंगा। कितनी बार डिस्टेंस आ रही है बेटा, एक बार आ रही तो हम लिखेंगे L1 लिखेंगे। अब बट्टा में क्या है, समय दिया हुआ है, समय के लिए आपको बीमा काम में लेनी है टी। समय कितनी बार दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है। यानी कि मैंने चाल की बीमा लिखी तो चाल की बीमा इस तरीके से लिखेंगे, T1 को ऊपर भेज दो तो L1 T-1 आएगा। और आपको जब कभी भी बीमा लिखनी है तो बॉक्स बंद करके लिखना है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि मैंने बीमा क्या लिखी, L1 T-1। अब इसका मतलब क्या है कि मैं जहां कहीं पे भी ऐसे में बीमा लिखता हूं, इसका मतलब यह है कि ये वाली जो भौतिक राशि है चाल है वो एक तो लंबाई पे डिपेंड कर रही है और एक समय पे डिपेंड कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं चाल है उसके अंदर लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है, और उसके अंदर समय भी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, लेकिन वो नीचे आ रहा है, यानी कि माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब उसके फॉर्मूले में समय है वो नीचे आ रहा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस पर इस तरीके से डिपेंड करती है। जैसे मैंने किसी भी भौतिक राशि की मैंने बीमा लिखी, जैसे मैंने बीमा लिखी है वो लिखी है M1 L2 T2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके फॉर्मूले के अंदर द्रव्यमान एक बार आ रहा है, लंबाई दो बार आ रही है और समय दो बार आ रहा है। ठीक है, यानी कि यही तो होती है मूल भौतिक राशियां, ये वाली। यानी कि कोई भी
किसी भी भौतिक राशि की जो विमा होगी, विमा हमारे को यह इंफॉर्मेशन देगी कि वह भौतिक राशि मूल भौतिक राशियों की कितनी घात पर निर्भर करती है। यह जो जानकारी हमें प्रदान करती है उन्हें बोला जाता है विमा बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। विमा क्या है? किसी भी भौतिक राशि की विमा वे होती है जो यह हमारे को प्रदर्शित करती है कि वह मूल भौतिक राशियों की कितनी घात पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, आपको बीमा समझ में आ गया होगा। कैसे बीमा निकालना है, इसके क्या क्या आपको ध्यान में रखना है बीमा लिखते समय। आपको ये तो बीमा निकालने के लिए आपको ये पॉइंट तो आपको डेफिनेटली आने ही चाहिए कि लंबाई के लिए कैपिटल एम, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, समय के लिए कैपिटल डी, विद्युत धारा के लिए ए, ताप के लिए के, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और प्रतिपन्न तीव्रता के लिए सीडी काम मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया कि बेटा बताओ इसकी बीमा क्या होगी। जैसे मैंने आपको सवाल दिया इसकी बीमा बताओ, जैसे मैंने बोला कि क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, क्षेत्रफल की बीमा। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी भौतिक राशि की यदि आपको बीमा ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको उस भौतिक राशि का फॉर्मूला तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। क्लियर है? तो आपको जैसे क्षेत्रफल है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, मैंने कहा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब जब भी इसकी विमा लिखेंगे अपन, तो विमा लिखते समय बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बड़ा ब्रैकेट बनाना है, उसी के अंदर लिखना है। एक बॉक्स बनाएंगे बड़ा वाला, इसी के अंदर लिखना है। अब इसके अंदर क्या लिखोगे, जो भी फॉर्मूले के अंदर आ रहा है उनकी विमा आपको लिखनी है। लंबाई आ रही है, लंबाई के लिए अपन क्या काम में लेने वाले बेटा, एल काम में लेंगे। लंबाई कितनी बार है, एक बार है। अरे बेटा चौड़ाई भी क्या होती है बेटा, लंबाई होती है ना, तो उसके लिए भी क्या काम में लोगे, एल काम में लोगे। एक एल और एक एल, ये कितने हो गए, एल, दो हो गए। यानी कि आप क्या लिखोगे, एल की पावर 2 लिखोगे। क्या इसमें कहीं ना कहीं द्रव्यमान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? क्या समय आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? क्या तापमान, विद्युत धारा, प्रतिपन्न तीव्रता या फिर मतलब इस तरह पदार्थ की मात्रा, ये कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो बाकी आप लिख भी सकते हो, तो आप जब भी लिखोगे वो उसकी घात 0 करके लिखो, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, कोई बोलेगा सर नहीं मैं तो लिखूंगा, एम भी लिखना चाहता हूं, तो लिख ले बेटा, कौन मना कर रहा तेरे को, है ना, 0 लिखना पड़ेगा। मैं तो टी भी लिखना चाहता हूं, लिख ले बेटा 0, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यदि कोई लिखना चाहता है तो उसको फिर 0 पावर करके लिखना पड़ेगा। ये होगी क्षेत्रफल की बीमा। दूसरी बात करते हैं आयतन की बीमा। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसमें देखो लंबाई कितनी बार आ रही है, 3 बार। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार। ये भी क्या है, लंबाई, ये भी क्या एक टाइप की लंबाई, ये भी ऊंचाई भी क्या होती है, एक टाइप की लंबाई होती है ना। एल कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है लंबाई, यानी कि एल की पावर 3 लिखेंगे। द्रव्यमान आ रहा है क्या, लिखने की आवश्यकता नहीं। समय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे बेटा मैंने आपको फॉर्मूला दिया घनत्व का, बताइए बेटा इसकी क्या बीमा निकल के आएगी। तो पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, एक बार। तो हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए कौन सा काम में लेते हैं, कैपिटल एम काम में लेते हैं। कितनी बार आ रहा है, एक बार। यहां पर आयतन है, और आयतन की जो बीमा होती है वो क्या होती है, L3। L3 को ऊपर बेटा भेज दो तो आ जाएगा M1 L-3, और बॉक्स बड़ा बना लो, क्योंकि जब इसको ऊपर भेजेंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है? यानी कि बीमा निकल के आएगी M1 L-3। ये होगी हमारे पास में घनत्व की बीमा। इसी तरीके से बेटा एक और मैं सवाल दे रहा हूं, बताना आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है ना। एक सवाल और है, चौथा। मैं कह रहा हूं कि चाल की बीमा क्या होगी बेटा, चाल की बीमा। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अरे बेटा सिंपल, दूरी को क्या लिखेंगे, एल करके। एक बार आ रही है तो 1 लिखेंगे, समय कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो क्या लिखेंगे T1। T1 को ऊपर भेज, क्या आएगा T-1। क्लियर है? एक सवाल और मैंने सवाल दिया आपको, बताइए कि जो त्वरण होता है उसकी बीमा क्या होगी, त्वरण की बीमा। तो त्वरण को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन। अरे वेग में जो परिवर्तन होता है वो भी क्या है, एक वेग ही तो निकल के आएगा, और परिवर्तन में लगा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन
अरे मैं कह रहा हूं कि पहले वेग 50 था, फिर 80 हो गया, तो 80 में से 50 घटाओगे 30 आएगा। आएगा क्या? वेग ही आएगा, यानी कि बीमा किसकी लिखोगे? वेग की ही लिखोगे। वेग की बीमा क्या होती है बेटा? वेग की जो फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखोगे। वेग की मैं बीमा पहले यहाँ पे लिख लेता हूं। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और इसकी जो बीमा होती है विस्थापन, विस्थापन क्या एक टाइप की लंबाई है। अरे भाई विस्थापन भी एक टाइप की लंबाई है, यानी कि L1 लिखेंगे, समय को लिखेंगे T1, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा L1T-1। ठीक है, तो चाल और वेग की जो बीमा होती है वो एक सेम होती है, तो यहां पर वेग की बीमा लिखेंगे। वेग की बीमा जो बेटा होती है वो होती है L1T-1। अपन में नीचे समय है, समय की जो बीमा होती है वो T1 है। इसको ऊपर भेज दीजिए तो आंसर निकल के आएगा। देखो T1 है, ऊपर गएगा तो -1, -1 और -1 कितना हो गया बेटा? -2 हो गया, और ये बीमा निकल के आ जाएगी त्वरण की बीमा। क्लियर है? इस तरीके से अगला हमारे पास में 7वां पॉइंट है, वो है जैसे आपको निकालनी है बल की बीमा। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का फॉर्मूला देखो, द्रव्यमान की बीमा लिखनी है तो m1 करके लिखोगे, और यहां पे क्या है? त्वरण, त्वरण की बीमा क्या होती है? L1T-2। तो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा m1 L1T-2। तो इस तरीके से ये हमारे पास में त्वरण की बीमा निकल के आ जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा फिजिक्स के अंदर बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी आपको बीमा निकालनी है। बुक के अंदर आपको दी हुई है, लगभग 100 के आसपास दे रखी है, सभी के आपको उसके अंदर फॉर्मूले दिखे हुए हैं। आपको बेटा सिंपल सा एक काम करना है। काम क्या करोगे आप क्या करोगे? बुक को साथ में, मतलब बुक को सामने रखोगे और उसके अंदर जितनी भी बीमा लिखी हुई, मतलब जितनी भी आपको भौतिक राशियां दे रखी है, उनके फॉर्मूले आप देख लो और फॉर्मूले की सहायता से आप उसकी बीमा निकालने की कोशिश करो। क्लियर है? आई होप आपको जितने भी फॉर्मूले, यदि आप फॉर्मूले का देखा देखी करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो परफेक्ट निकल के आएगा। तो किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर बहुत सारी भौतिक राशि 100 के आसपास है, सर क्या सभी के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे? नहीं बेटा, आपको अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी क्या है 10वीं से 11th के अंदर है, कुछ एक ऐसी भौतिक राशियां होगी जिनसे आपका पहली बार पाला पड़ने वाला है, तो आपको भौतिक राशियों के फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ेंगे, आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, आपको फॉर्मूला किसी का रटना नहीं है। क्लियर है? जब भी आप बीमा बनाने बैठो उस समय उसका फॉर्मूला साथ में देख लो कि भाई इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला काम में लो और बीमा को काम में लो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो बेटा जितने भी आपको जो दिए हुए हैं बुक के अंदर, जितने भी फॉर्मूलेस दे रखे हैं, जितनी भी भौतिक राशियां दे रखी है, उन सभी की बीमा निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर सभी जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी बीमा निकालना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? तो आप खुद से कोशिश करोगे, खुद से ट्राई करोगे। क्लियर है? आगे जो हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो बीमा है, ठीक है ना, ये जो बीमा, इनका काम क्या आने वाला है, बीमाओं के उपयोग क्या है, ठीक है ना? तो हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है बीमाओं के अनुप्रयोग। बीमाओं के अनुप्रयोग कि भाई बीमा काम में कहाँ आने वाली है, बीमाओं के अनुप्रयोग ये आपके कहाँ काम में आने वाली है। पहला पॉइंट, बीमा कहाँ काम में आएगी। पहला पॉइंट, इसकी सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला सही है या गलत है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है? सूत्र का, किसी भी भौतिक राशि के सूत्र का सत्यापन करना, किसी भी भौतिक राशि के सूत्र का सत्यापन करना, चेक करना कि भाई वो फॉर्मूला सही है या गलत है। यदि आपको बीमा आती है तो आप पता कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। जैसे इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है? मैं लिखता हूं किसी कण की गतिज ऊर्जा, किसी कण की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² से दी जाती है, 1/2 mv² से दी जाती है। क्या गतिज ऊर्जा का सूत्र सही है? बीमीय विश्लेषण के आधार पर चेक कीजिए, ये आपका सवाल है।
तो बेटा इस तरीके की जो प्रॉब्लम आएगी, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है इसको सीखते हैं। देखिए आप क्या करोगे, सबसे देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालोगे, राइट हैंड साइड की विमा निकालोगे और फिर दोनों विमाओं को चेक करोगे। यदि दोनों साइड की जो विमा है वो बराबर निकल के आ रही है, मतलब वो फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे हम। सबसे पहले हम काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की विमा। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा की जो विमा होती है, आप बुक के अंदर से देख सकते हो, वहां पे उसकी गतिज ऊर्जा के साथ में विमा भी लिखी हुई है। क्लियर है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। नहीं तो गतिज ऊर्जा पे क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है, और एनर्जी की जो विमा होती है वो आप बुक के अंदर देखना क्या होती है बेटा, m1L2 T-2 होती है। ये ध्यान रखोगे कितनी होती है, m1L2 T-2 होती है। अब मैं इधर वाली की विमा निकाल लेता हूं, राइट हैंड साइड की। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान की बेटा विमा क्या होती है, m1। फिर यहां पे क्या दिया हुआ है, वेग का स्क्वायर, यानी कि वेग की जो विमा होती है बेटा वो आपको पहले ही आप पढ़ चुके हो, कितनी होती है, L1 T-1। बट यहां पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर आएगा हमारे पास में L2 T-2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा m1 L2 T-2। दोनों साइड देखो, ये है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। दोनों साइड जो विमा निकल के आ रही है बेटा वो सेम निकल के आ रही है। मतलब ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिया है विमीय आधार पर हमने देखा, विमीय विश्लेषण के आधार पर देखा, ये वाला फॉर्मूला क्या है, सही है। क्लियर है। एक और मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, आपको न्यूमेरिकल देता हूं, आप क्या करोगे, स्क्रीन को होल्ड करोगे और अपना आंसर निकालोगे और चेक करोगे क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोई भी एक पेंडुलम है किसी सरल लोलक, पेंडुलम का मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल से दिया जाता है, से दिया जाता है। विमीय विश्लेषण के आधार पर चेक कीजिए क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। आप स्क्रीन को होल्ड कीजिए और खुद से चेक कीजिए कि ये आंसर सही है या गलत है। और जिस भी बच्चे का आंसर सही आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं भी देखूंगा कि भाई कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सॉल्व करता हूं इसको। टाइम देखो ये क्या है, यहां पर हाँ आपको ये गिवन भी होगा, यहां पे क्या है, टी क्या है, समय है, एल क्या है, जो धागा होता है उसकी लंबाई है, एल क्या है, लंबाई है, और जी क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण है, जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है। चेक करते हैं, देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड की मैं निकालता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास में टाइम है, टाइम की विमा क्या लिखेंगे, T1 करके, एक बार ही आ रहा है टाइम, शायद आप 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, दोनों सही है। इधर आते हैं राइट हैंड साइड में, चेक करते हैं। देखिए ये क्या होता है, नंबर है, 2 पाई क्या एक नंबर है, पाई कितना होता है 3.14, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती। ध्यान रखना कोई भी नंबर की विमा नहीं होती है, विमा किसकी होती है, भौतिक राशि की होती है, तो इसकी विमा होगी नहीं। यहां पर लंबाई है, लंबाई की बेटा विमा क्या होगी, लंबाई की जो बेटा विमा होती है वो होती है L1, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो हम लिखेंगे L1 और पावर लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये जो अंडर रूट है वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, अरे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोले या त्वरण बोले, दोनों की जो विमा होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और त्वरण की विमा हम निकाल चुके हैं, अभी जस्ट निकाला था, क्या थी, L1 T-2, और इसकी पावर कितनी है, अंडर रूट है, यानी कि पावर कितनी है बेटा, 1/2 है। तो यहां से निकालेंगे तो यहां से आएगी L की पावर 1/2, नीचे भी हो जाएगा L की पावर, इस पावर को अंदर लो, L की पावर 1/2 और T की पावर 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -1, -1 ऊपर जाएगा तो +1 बचेगा, यानी कि T1 हो जाएगा।
यानी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो विमा निकल के आ रही है वो भी T1 निकल के आ रही है, राइट हैंड साइड में जो विमा निकल के आ रही है वो भी T1 निकल के आ रही है। यानी कि दोनों साइड जो विमा है वो क्या है, सेम है। यानी कि विमीय विश्लेषण के आधार पर हमने चेक किया कि ये वाला फॉर्मूला क्या है, सही है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बुक के अंदर से दे रखी है, वहां पे जाकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही फिजिक्स आपका शानदार बनेगा। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है फिजिक्स को बढ़िया करने का, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्लियर है। अगला जो इसका जो सेकंड अनुप्रयोग है बेटा, जो सेकंड अनुप्रयोग है उसका वो है, उसको देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, जो सेकंड अनुप्रयोग है उसको हम सीखेंगे। जो विमाओं का जो दूसरा अनुप्रयोग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो अनुप्रयोग हमने देखा था वो अनुप्रयोग कौन सा था कि विमाओं की सहायता से किसी भी फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वो फॉर्मूला सही है या गलत है तो आप उसको चेक करते थे। जो सेकंड अनुप्रयोग जो बेटा है वो है किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की व्युत्पत्ति करना। ठीक है ना। इस अनुप्रयोग को समझने के लिए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है कि किसी धरातल से h ऊंचाई पर, किसी धरातल से h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का कण स्थित है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये बेटा आपको सवाल दिया गया है और इसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा वो m पर h तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। ये बेटा आपको लिखा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा, है ना। इसके अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। किसी भी भौतिक राशि का आपको यदि सूत्र आपको पूछा जाएगा विमाओं की सहायता से बनाने के लिए, तो उसके अंदर आपको हिंट्स दे रखी होगी, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि वो किन किन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है। ये आपको दिया हुआ होगा जो भी सवाल आएगा आपके एग्जाम के अंदर। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी, कण के ऊंचाई पर डिपेंड करेगी और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। तो डेफिनेटली एक बात तो फिक्स है कि जिन भौतिक राशियों पे निर्भर करेगी तो वो भौतिक राशियां उस फॉर्मूले के अंदर आनी ही चाहिए। जैसे मैं इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनाऊंगा तो उसके अंदर द्रव्यमान भी आना चाहिए, ऊंचाई भी आनी चाहिए और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी से लिखते हैं गुरुत्वीय त्वरण को, वो भी उस फॉर्मूले के अंदर आना चाहिए और फॉर्मूले के अंदर आएगा। क्लियर है। यानी कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, आपको यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डेराइव करना है तो यहाँ पे कुछ एक बातों को आपको फॉलो करना है। क्लियर है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं। यदि आपने ये सॉल्यूशन समझ लिया तो इसके बेस पे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो भी भौतिक राशि के सूत्र बनाने की बात की जाएगी तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर है। ठीक है, आपको सबसे पहले बेटा करना क्या है, जो भी भौतिक राशि दे रखी है, जैसे स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे दी हुई है, किन किन भौतिक राशियों पे निर्भर करती है उसके समानुपाती में लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को मैं यहाँ पे U से प्रदर्शित करता हूं और ये किस पे डिपेंड करती है, जिन जिन भौतिक राशियों पे डिपेंड करती है उसके साथ में समानुपाती में लिखोगे। समानुपाती करके लिख दो, किस पे डिपेंड करती है, m पे तो m पे लिख दो, और किस पे डिपेंड करती है h पे तो h के समानुपाती लिख लो, और किस पे डिपेंड कर रही है g पे डिपेंड कर, गुरुत्वीय त्वरण को अपन g से लिखते हैं यानी कि g पे डिपेंड कर रही है यानी कि इसके समानुपाती लिख लो। क्लियर है। अब देखिए हमारे ये तो पता है कि इस पर डिपेंड करती है यानी कि इसके फॉर्मूले में m भी आएगा, h भी आएगा, g भी आएगा, लेकिन वो उसके फॉर्मूले में आएगा वो m की घात 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वो कहीं सवाल के अंदर दिया हुआ नहीं होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है जब भी आंसर निकालेंगे तो u बराबर m स्क्वायर g h भी आ सकता है,
या फिर इसकी पावर 3 भी आ सकती है, इसकी पावर 1/2 भी आ सकती है, वो हमारे को पता नहीं, सिर्फ इतनी सी हिंट्स दे रखी होगी कि इन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हैं। तो आपको बेटा क्या करना है कि हमारे को पता नहीं कि फॉर्मूले में क्या पावर आने वाली है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी पावर a है, इसकी पावर b है और इसकी पावर c है। फिर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर रख देंगे। क्लियर है? तो यहां पर हम a, b और c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन तीन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो हम तीनों को एक साथ में लिख लेते हैं। और तीनों को जब हम एक साथ में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, u समानुपाती। तीनों को अलग अलग लिखने से बेटर आप तीनों को साथ में लिख सकते हो, m की पावर a, h की पावर b, g की पावर c। यहाँ पे समानुपाती दिया हुआ है, समानुपाती को यहाँ पे हटा देते हैं। समानुपाती को जब भी हटाएंगे हम तो एक कांस्टेंट निकल के आता है k, m की पावर a, h की पावर b, g की पावर c। ठीक है, ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आया। हाँ, जब भी इन विमाओं की सहायता से भौतिक राशि का अपन फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो उसके अंदर हमारे को एक कांस्टेंट k लिखना पड़ेगा। ये हमारे को विमाओं की सहायता से नहीं निकलता है, ये हमारे को k ही मानना पड़ेगा यहाँ पे। ये इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि विमाओं की सहायता से आप जो कांस्टेंट मिलते हैं उसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो फिलहाल हम k ही रहने देते हैं, हम a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने बना दिया स्थिति ऊर्जा का, और ये फॉर्मूला इससे पहले वाला जो अनुप्रयोग हमने पढ़ा है वहां पे सीखा भी था कि ये वाला फॉर्मूला तभी सही हो सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर वाले की विमा निकाल देते हैं, इधर वाले की विमा निकाल देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, होना भी चाहिए बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी। देखिए ये स्थितिज ऊर्जा है, कोई भी एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो या फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, जो भी एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी जितने भी टाइप्स की होती है उन सभी की विमा एक जैसी होगी। और हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बराबर, क्योंकि ऊर्जा जो होती है कार्य की और ऊर्जा की विमा दोनों बराबर होती है, तो ऊर्जा की जो विमा होती है बेटा वो होती है m1 L2 T-2 होती है। तो वो विमा यहाँ पे लिख दो आप, m1 L2 T-2। क्लियर है? राइट हैंड साइड की विमा निकालते हैं अपन। राइट हैंड साइड की विमा क्या निकल के आएगी, देखो कांस्टेंट की कभी भी विमा नहीं होती, कांस्टेंट कोई ना कोई एक नंबर निकल के आएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की पावर, द्रव्यमान की जो विमा लिखेंगे अपन m1 से लिखेंगे, क्योंकि द्रव्यमान एक बार है तो लिखेंगे m1। ठीक है, और पावर क्या है a। इसी प्रकार यहाँ पर हाइट दे रखी है, हाइट भी क्या होती है, एक टाइप की लंबाई होती है, और लंबाई की विमा को L1 से लिखते हैं, और पावर दी हुई है b तो b लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, और गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होती है वो होती है L1 T-2, क्योंकि त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों की सेम होगी c। इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा, देखो m की पावर 1 है और a है तो इसको अंदर ले लो, तो m की पावर a आ जाएगा। यहां से आएगा l की पावर b, यहां से आएगा l की पावर c, और यहां से आएगा -2 है, c से मल्टीप्लाई करो तो -2c आएगा, यानी कि ये वाली विमा निकल के आएगी राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि ये फॉर्मूला तभी सही हो सकता है विमीय आधार पर कि दोनों की जो विमा होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो दोनों की विमा को हम बराबर करते हैं, दोनों की जो डायमेंशन है उसको हम बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे m1 समीकरण 1 व 2 से, दोनों को बराबर करने पर 1 व 2 से दोनों को आप बराबर कर दो बेटा। ठीक है ना, तो लिखेंगे m1 L2 T-2, और इधर आएगा m की पावर a, l की पावर, देखिए यहाँ पर l है, यहाँ पर भी l है, दोनों का बेस सेम है, तो इनकी जो पावर होती है, घात होती है वो जुड़ जाती है, यानी कि घात आएगी b प्लस c, और यहाँ पर आएगा t की पावर -2c। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला तभी सही हो सकता है जब इधर वाली विमा और इधर वाली विमा दोनों बराबर होनी चाहिए। ये विमा दोनों बराबर, यानी कि यहाँ पर m की पावर 1 है तो यहाँ पर भी m की पावर 1 ही होनी चाहिए, यानी कि a की वैल्यू बेटा निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। इसी प्रकार यहाँ पर l की पावर 2 है तो यहाँ पर भी l की पावर 2 ही होनी चाहिए, यानी कि b प्लस c की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2। और यहाँ पे लिखा हुआ है -2 है तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, यानी कि -2c किसके बराबर होना चाहिए, -2 के बराबर होना चाहिए।
देखिए यहाँ से a की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से देखो c की वैल्यू जब अपन निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। जब हमारे को c की वैल्यू 1 निकल के आ गई तो यहाँ से आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब c की वैल्यू 1 इधर रखे हुए यहाँ पे इसको इधर भेजोगे तो b की वैल्यू निकल के आएगी, वो भी 1 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। वापस से इस फॉर्मूले के अंदर रखो और आंसर आपका बेटा आ जाएगा u इज इक्वल टू k m की पावर 1 h की पावर 1 और g की पावर भी 1, यानी कि पावर 1 होती है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो k m g और h, और ये हमारे पास में आंसर निकल के आया, जहां पर k क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 1 निकल के आती है। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया U बराबर k mg h। इस तरीके से आपको किसी भी भौतिक राशि का सूत्र है वो आपको बनाना है। भौतिक राशि के अंदर जिन भौतिक राशियों पे वो भौतिक राशि डिपेंड करती है उनके समानुपाती में लिखो और इस तरीके से पूरे प्रोसेस को फॉलो करो, आपका डेफिनेटली आंसर है वो सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो यहाँ पे अनुप्रयोग पढ़े, एक तो विमाओं की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करना और एक हमने यहाँ पे पढ़ा है किसी भी भौतिक राशि का सूत्र बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Bye.